children, मैं सारिका अंबानी वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम इशू ऑफ शेयर्स एंड उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। बच्चों, कंपनी की कैपिटल का एक सेलिएंट फीचर ये होता है कि कंपनी अपनी कैपिटल ग्रेजुअली धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर सकती है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले शेयर मनी कलेक्ट की जाती है एप्लीकेशन के साथ, जो कहलाती है एप्लीकेशन मनी। उसके बाद मनी कलेक्ट की जाती है अलॉटमेंट के साथ, जो कहलाती है अलॉटमेंट मनी। और रिमेनिंग अमाउंट कलेक्ट की जाती है वेरियस कॉल्स के साथ, जो कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो आगे कॉल्स के हिसाब से कलेक्ट की जाती है। लेकिन कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स की फुल अमाउंट एप्लीकेशन के साथ भी रिसीव कर सकती है। कंपनी की कैपिटल इशू करने का एक सर्टेन प्रोसीजर होता है, जिसके बारे में अब हम देखेंगे। उसका फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉस्पेक्टस इशू करना। कंपनी पब्लिक में अपने शेयर इशू करने से पहले अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, उसमें कंपनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए पब्लिक को इनवाइट करती है उस अपनी कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए। इस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और साथ ही ये भी इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी अपने शेयर्स पर मनी को कैसे कलेक्ट करेगी। इसका एक सिंपल एग्जांपल अपन देख सकते हैं हम, कि जैसे हम किसी स्कूल या कॉलेज का फॉर्म भरते हैं तो उस स्कूल या कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस लेते हैं। उस प्रॉस्पेक्टस में हमें स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग और उस स्कूल या कॉलेज के बारे में कई तरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। इसी तरह से ही कंपनी का भी अपना एक प्रॉस्पेक्टस होता है, उसमें कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो कंपनी को सबसे पहले वो इशू करना पड़ता है। दूसरा स्टेप होता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन किस तरह से होता है, ये होता है एक शेड्यूल्ड बैंक के थ्रू। उस शेड्यूल्ड बैंक का नाम कंपनी को अपने प्रॉस्पेक्टस में स्पेसिफाई करना होता है। उस बैंक के थ्रू कंपनी पब्लिक से एप्लीकेशन इनवाइट करती है। पब्लिक उस बैंक में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म खरीदती है और उस एप्लीकेशन फॉर्म को मनी देकर फिर जमा कराती है। ये कहलाती है एप्लीकेशन मनी, जो उस बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा रहती है। अब क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस इशू करने के 120 डेज़ के अंदर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, तभी आगे कंपनी अपने शेयर अलॉट कर सकती है। अगर किसी भी कंडीशन में कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो कंपनी आगे शेयर अलॉट नहीं करती और प्रॉस्पेक्टस इशू करने के 130 डेज़ के अंदर कंपनी को सारी एप्लीकेशन मनी उन एप्लीकेंट्स को वापस लौटानी होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो कंपनी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके अलॉटमेंट लेटर्स जारी करती है एप्लीकेंट्स को। फिर वो एप्लीकेंट्स कहलाते हैं अलॉटी। ये जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो कंपनी और एप्लीकेंट्स के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये एप्लीकेंट आगे चल के अलॉटी बनते हैं और यही अलॉटी कंपनी के अब शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। अब ये एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है,
मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होती है जो कंपनी के डायरेक्टर्स की ओपिनियन में कंपनी के बिजनेस को रन अप करने के लिए ज़रूरी होती है। इसमें क्या आता है, इसमें कंपनी द्वारा ली गई प्रॉपर्टी की वैल्यू, कंपनी की वर्किंग कैपिटल, कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है उससे पहले के एक्सपेंसेस, मतलब जब वो लीगल इनकॉर्पोरेट हुई है उससे पहले के एक्सपेंसेस को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांस लिए हुए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबको मिला के मतलब डायरेक्टर्स की ओपिनियन में ये अमाउंट कंपनी के बिजनेस को रन अप करने के लिए ज़रूरी है, वो कहलाती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसी भी कंडीशन में कंपनी की इशूड कैपिटल के 90% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इशूड कैपिटल के अगर 90% के बराबर कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन आया है तो ही कंपनी आगे शेयर अलॉट करती है। अब कंपनी के शेयर्स या तो एट पार इशू किए जाते हैं या एट प्रीमियम इशू किए जाते हैं। अब ये एट पार और एट प्रीमियम क्या होता है? एट पार, इशू एट पार होता है जब कंपनी के शेयर्स की इशू प्राइस उसके फेस वैल्यू के इक्वल होती है, तो ये माने जाते हैं कंपनी शेयर्स इशूड एट पार। लेकिन जब कंपनी के शेयर्स की इशू प्राइस उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है तो ये कहलाते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। और ये जो एक्सेस अमाउंट है ये कहलाती है शेयर प्रीमियम। बच्चों, अब इशू ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। जो ये एप्लीकेशन मनी हमें कहाँ रिसीव होती है? जो शेड्यूल बैंक, कंपनी का शेड्यूल बैंक है उसमें अलग से कंपनी का अकाउंट खोला है, उसमें जब मनी रिसीव हो जाती है तब। तो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट आई है और ये अमाउंट हमें कहाँ से आई है? शेयर टू शेयर के एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन से आई है। ये जर्नल एंट्री पास होगी। नरेशन में हम क्या देंगे? अमाउंट रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स एज द रेट ऑफ रुपीज़ डैश पर शेयर। मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने, जितने एप्लीकेशन आई है उतने शेयर्स के लिए हमें पर शेयर जो अमाउंट रिसीव हुई है उस अमाउंट से ये एंट्री होगी। और ये एंट्री होगी कब? जब डेट ऑफ क्लोज ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव करने की डेट बैंक क्लोज कर देता है उस दिन कितना अमाउंट रिसीव हुआ है उस अमाउंट से ये जनरल एंट्री हम पास करेंगे। सेकेंड एंट्री होगी अलॉटमेंट वाले दिन, जिस दिन कंपनी अपने शेयर जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से जिनको शेयर अलॉट करती है उस दिन सबसे पहले एंट्री हम करेंगे इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो राइट ऑफ करते हैं और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पहले क्रेडिट था, उसको हम राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट हो जाएगा और ये शेयर एप्लीकेशन अमाउंट कहाँ जाएगी? टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। सेम इसी अमाउंट से ये एंट्री होगी। इसका नरेशन देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की। बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की। माना जब शेयर अलॉट किए जाते हैं तब शेयर पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है, उसके बाद रिसीव होता है। यानी एप्लीकेशन की कंडीशन में तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, उसके बाद उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन आगे आने वाली जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं अलॉटमेंट कॉल्स में पहले वो ड्यू होती है, यानी पहले अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू होती है उसके बाद रिसीव होती है। तो अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू होने की क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका नरेशन हम क्या देंगे? अलॉटमेंट
ड्यू ऑन सच एंड सच शेयर्स एज द रेट ऑफ रुपीज़ जो भी है पर शेयर। ठीक है, ये एंट्री होगी जिस दिन कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करती है उस दिन। इसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की डेट को, जो मनी रिसीव हुई है उसकी एंट्री, जनरल एंट्री हम करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, शेयर है, जो भी शेयर है, इक्विटी अभी हम नहीं लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, माना अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। क्रेडिट होते ही अलॉटमेंट अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा। नरेशन हम देंगे, मनी रिसीव्ड, allotment money received on such and such shares as the rate of, जो भी शेयर की वैल्यू हो पर शेयर। ठीक है, ये हो गई अलॉटमेंट की और एप्लीकेशन की एंट्री। अगर कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उसके बराबर एप्लीकेशन आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस कंडीशन में ये सारी जनरल एंट्रीज होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो क्या होता है, क्योंकि कंपनी नंबर ऑफ शेयर इशू से ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकती है, उसे अपने कुछ एप्लीकेशंस या तो वो क्या करती है, रिफंड करती है, या क्या करती है, प्रो रेटा अलॉटमेंट करती है, या दोनों ही कर सकती है। कुछ एप्लीकेशंस वो लौटा सकती है और कुछ को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर सकती है। ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री होगी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो हम देखेंगे। अब ये प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है? प्रो रेटा अलॉटमेंट मीन्स रेशनल अलॉटमेंट। जैसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं तो कंपनी जिसने 4 शेयर मांगे हैं उनको 3 शेयर दे सकती है, 3 शेयर मांगे हैं तो 2 शेयर दे सकती है। ये होता है रेशनल, ये कंपनी डिसाइड करती है। इस हिसाब से अलॉटमेंट हो जाएगा। जैसे 400 शेयर्स के लिए 300 शेयर्स जारी हो जाएंगे, 300 के लिए 200 शेयर जारी हो जाएंगे, 4000 की जगह 3000 हो जाएंगे, 3000 की जगह 2000 हो जाएंगे। मतलब जो भी प्रो रेटा कंपनी डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग वो अलॉटमेंट कर सकती है। अब ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है, माना जिसने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको कितने शेयर मिले हैं, 3000 शेयर मिले हैं, तो उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई हमारे पास, 1000 शेयर्स के लिए। ठीक है, और इधर कितनी आ गई, जो भी प्रो रेटा अलॉटमेंट है उसमें जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है इसको कहाँ एडजस्ट किया जाता है, अलॉटमेंट मनी के साथ, तो उसकी भी जनरल एंट्री पास होती है। वो कैसे होती है ये हम आगे अभी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन हम देख रहे हैं कि कंपनी एप्लीकेंट्स की मनी रिफंड कर रही है, यानी उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है, तो क्या एंट्री होती है, इस कंडीशन में एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी मनी, नरेशन इसका आएगा, मनी रिफंडेड ऑन सच एंड सच शेयर्स। ठीक है, ये किसके लिए, फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। दूसरी कंडीशन क्या आती है, जब प्रो रेटा अलॉटमेंट किया जाता है। प्रो रेटा अलॉटमेंट दूसरी कंडीशन हम देख रहे थे कि प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, तो क्या एंट्री होगी, इसमें होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
डेबिट, कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं हम उस एक्सेस मनी को, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। नरेशन क्या देंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, टू अलॉटमेंट। ठीक है, ये सारी एंट्रीज, ये ध्यान रखना अलॉटमेंट वाले दिन ही होंगे, अलॉटमेंट जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होता है उस दिन एंट्रीज होंगी। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि दोनों, मान लो कंपनी कुछ तो एप्लीकेशन रिफंड कर रही है और कुछ शेयर्स को क्या कर रही है, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रही है, तो हम इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं इसको। हाँ, कंबाइंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, इसलिए उसको डेबिट करते हैं। जितने शेयर्स अलॉट किए हैं उसकी अमाउंट तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ये तो फर्स्ट एंट्री, वो तो हर कंडीशन में होगी ही होगी, चाहे हम बाकी शेयर्स को रिफंड कर रहे हैं। लेकिन जो ये फर्स्ट एंट्री थी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब जितने शेयर्स हमने अलॉट किए हैं उसके बराबर अमाउंट तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। लेकिन ये एंट्री हम किसके लिए कर रहे हैं, जो अमाउंट हम रिफंड कर रहे हैं और जो प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं उसके लिए। टू बैंक अकाउंट, मतलब जितने एप्लीकेंट्स को हमने मनी रिफंड किए उससे रिटर्न हो जाएगी, एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है उसकी एक्सेस मनी को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस अमाउंट के बराबर। ठीक है, मनी रिफंडेड, नरेशन क्या जाएगा, मनी रिफंडेड एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट अकाउंट। टू अलॉटमेंट, ये हो गई कंबाइंड एंट्री। जो हमने प्रीवियस में 2 एंट्री करी थी उनकी जगह ये कंबाइंड एंट्री करेंगे। बच्चों कई बार कंपनी जो है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट अलग से नहीं खोलती है, ये सोचते हुए, ये करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिना एप्लीकेशन के अलॉटमेंट मीनिंगलेस है और अलॉटमेंट के बिना एप्लीकेशन मनी रिसीव करना मीनिंगलेस है, तो कंपनी क्या करती है, दोनों का एक कंबाइंड अकाउंट खोलती है। उसमें क्या होता है, जो एप्लीकेशन है और अलॉटमेंट है वो सेम एक साथ ही किया जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या जनरल एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन, अब इधर सॉरी, उसमें एप्लीकेशन मनी के साथ ही अलॉटमेंट मनी भी रिसीव की जाती है। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट, फर्स्ट हमेशा फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट साथ ही खोला जाता है। नरेशन क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये होगी डेट ऑफ, जब डेट क्लोज होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, उस डेट को ये एंट्री होगी। और सेकेंड एंट्री होगी अलॉटमेंट वाले दिन। इस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज करते हुए कहाँ ले जाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, एप्लीकेशन
and allotment amount transferred to शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हर नरेशन में शेयर्स का नंबर और उसका पर शेयर वैल्यू देना बहुत कंपलसरी होता है। मैं बार बार उसको लिख नहीं रही, लेकिन नरेशन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा ऑन सो एंड सो शेयर्स एज द रेट ऑफ रुपीज़ पर शेयर। ये हर नरेशन में आप ज़रूर लिखिएगा। इसमें भी ये सेम वही पैटर्न आ जाएगा, ऑन सो एंड सो शेयर्स एज द रेट ऑफ पर शेयर। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर इशू ऑफ शेयर्स, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में था। आज हमने देखा एप्लीकेशन मनी कैसे रिसीव करते हैं, शेयर्स का अलॉटमेंट कैसे होता है, एट पार एट प्रीमियम शेयर्स इशू करना भी हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल मनी रिसीव करना और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बच्चों, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको मेरा लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। गुड बाय एंड गुड लक टिल नेक्स्ट लेक्चर।